हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर स्टार्टिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके अंदर नया ये है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दो पार्टनर्स है और कल जो अपने लास्ट क्वेश्चंस किए थे वो लास्ट क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों के अंदर तीन पार्टनर थे और उसमें से एक आध पार्टनर ऐसा था जो इंसॉल्वेंट हो चुका था और उसके पास से रियलाइजेशन का जो लॉस है वो कैश में नहीं मिल रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि दो पार्टनर्स है एंड दोनों के दोनों पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं एंड दोनों पार्टनर, इफ ऑल द पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट, तो फिर उस सिचुएशन में अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो चीज़ आपको इस क्वेश्चन के अंदर समझनी है कि सारे पार्टनर्स को इंसॉल्वेंट हो जाए तो फिर अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर जितने भी पार्टनर्स है, यहाँ पे दो पार्टनर्स है, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, जितने भी पार्टनर्स है, अगर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस सिचुएशन के अंदर आप लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। लायबिलिटीज का जो पेमेंट होगा वो हम नहीं कर पाएंगे एंड लायबिलिटीज का पेमेंट जब आप नहीं कर पाएंगे तो लायबिलिटीज का पेमेंट करने में डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। तो उसके लिए आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। दूसरी चीज, पार्टनर्स जब हम डिसोल्यूशन का क्वेश्चन कर रहे थे और कल जो दो क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर क्या था, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने पे लॉस आ रहा था एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने पे जो लॉस आया था तो जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है उनके पास से हमने वो कैश में मंगवाया था। रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस था उसको हमने कैश में मंगवाया था और उसके बाद जो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स था, इंसॉल्वेंट पार्टनर थे, वो इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो कैपिटल का डेफिशिएंसी था, वो इंसॉल्वेंट पार्टनर की कैपिटल डेफिशिएंसी सॉल्वेंट पार्टनर जिनका क्रेडिट बैलेंस उन लोगों ने बेयर की थी। ठीक है, ये हमने कंसेप्ट कल किया था। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, अगर रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस आता है तो पार्टनर्स है वो रियलाइजेशन का लॉस है वो कैश में नहीं लाएंगे, बिकॉज अगर सारे पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स रियलाइजेशन का लॉस कैश में नहीं लाता और सारे पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो रियलाइजेशन का जो लॉस है वो कैश में नहीं आएगा। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो लॉस था, इंसॉल्वेंट पार्टनर की कैपिटल डेफिशिएंसी सॉल्वेंट पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या सॉल्वेंट पार्टनर बेयर करते हैं इन देयर कैपिटल रेशियो। ओके, जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो लोग बेयर करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, अगर दोनों पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो दोनों की कैपिटल डेफिशिएंसी होगी, तो दोनों की अगर कैपिटल डेफिशिएंसी है तो उनका जो लॉस है कैपिटल डेफिशिएंसी की वजह से जो लॉस अराइज हुआ वो कोई बेयर नहीं करेगा और वो भी कैपिटल आपका जो डेफिशिएंसी का लॉस है वो भी एक डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर लास्ट में करना पड़ेगा। और तीसरी चीज, लास्ट में आप कैश अकाउंट क्लोज कर देते, यहाँ पे कैश अकाउंट लास्ट में क्लोज नहीं होगा, लास्ट में कैश अकाउंट के बाद लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट एक एक्स्ट्रा बनेगा और लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट को क्लोज करना है। ठीक है, वापस एक बार रिपीट करता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन में रियलाइजेशन का जो लॉस होगा, अगर क्वेश्चन में नया क्या था तो क्वेश्चन के अंदर नई बात ये थी कि क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। क्वेश्चन हमें पढ़ना बाकी है, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन है मैं पहले लॉजिक समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में करना क्या, नया क्या पढ़ना है। तो क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि रियलाइजेशन में जो डिसोल्यूशन हो रहा है तो उसमें दो पार्टनर्स है बिजनेस में और दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, इंसॉल्वेंट हो रहे हैं एंड दो पार्टनर्स है दोनों इंसॉल्वेंट हो रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस होगा वो कैश में नहीं आएगा। दूसरा, जब कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे तो हम क्या करते हैं, इंसॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल डेफिशिएंसी सॉल्वेंट पार्टनर जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो लोग बेयर करते हैं और उनके अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे अगर दो पार्टनर्स है दोनों के दोनों इंसॉल्वेंट हो चुके हैं तो उनका जो लॉस है कोई बेयर नहीं करेगा, एक दूसरे को बेयर करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों इंसॉल्वेंट है। ठीक है, तो फिर वो कैपिटल डेफिशिएंसी कोई बेयर नहीं करेगा और कैपिटल डेफिशिएंसी जो होगी उसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट में। और लायबिलिटीज जो होगी बिजनेस में, अगर पार्टनर से इंसॉल्वेंट हो चुके हैं तो उनके पास कैश नहीं मिलेगा, कैश की डेफिशिएंसी पड़ेगी, तो फाइनली जो लायबिलिटीज है वो आप पे नहीं कर पाएंगे। तो लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो लायबिलिटी जितनी अनपेड रहेगी उसको भी डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटीज जितनी भी बिजनेस में लायबिलिटीज है अगर वो लायबिलिटीज अनपेड रही तो उसको भी डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सो यहाँ पे एक नया अकाउंट एक्स्ट्रा बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको बनाना है। ठीक है, ये एक नया पॉइंट है डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने का। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी partners, equal partners in a partnership firm, they are equal partners, profit sharing ratio is equal, their balance sheet stood as under on 31st March 2008 when the firm was dissolved। सबसे पहले आपको क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में देखो एक ही लायबिलिटी दैट इज क्रेडिटर। इसके बाद है एस कैपिटल, ए का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है और प्लांट्स एंड मशीनरी ऑन द एसेट साइड देयर इज प्लांट्स एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, कैश और बी का ड्राइंग्स है और बी का यू कैन से डेबिट बैलेंस है। ए का क्रेडिट बैलेंस है और बी का डेबिट बैलेंस है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आगे इन्फॉर्मेशन कुछ और दी है। असेट्स रियलाइजर्स अंडर, असेट्स का रियलाइजेशन प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, असेट का रियलाइजेशन हुआ। आगे बोला एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 175, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ था 175। आगे बोला अमर्स प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे द प्राइवेट डेट्स,
जो फर्स्ट पार्टनर था ए, उसके लिए क्या बोला है कि उसकी जो प्राइवेट असेट्स है वो उसकी पर्सनल लायबिलिटी को पे करने के लिए भी सफिशिएंट नहीं है। यानी जो पार्टनर ए है उसकी लायबिलिटी वो इंसॉल्वेंट हो चुका है और उसके पास से कोई पैसे नहीं मिलेंगे। इन शॉर्ट आपको ये बोला है जो पार्टनर ए है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है और उसके पास से आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, कोई आपको पैसे मिलेंगे नहीं। ओके, whereas B's private estate has surplus of 200 रुपीज ओनली, और जो पार्टनर बी था वो पार्टनर बी के पास भी असेट बेच के खाली 200 रुपये आपको मिल सकते हैं, ऐसा आपको बोला है। तो यहाँ पे पार्टनर ए के लिए तो स्पेसिफिक बोला है कि उसके पास से पैसे नहीं मिलेंगे, उसकी प्राइवेट लाइबिलिटीज है वो भी पे नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली बिजनेस की लाइबिलिटी कहाँ से पे करेगा। सो ए हैज बिकम इंसॉल्वेंट, ये आपको पता चला। दूसरा बी इंसॉल्वेंट हो चुका है, ऐसा क्वेश्चन में तो नहीं लिखा है बट यहाँ पे आपको ऐसा बोला है कि बी की जो प्राइवेट असेट्स है उसमें से खाली 200 रुपये आपको मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बी की प्राइवेट असेट्स को सेल करो तो खाली 200 रुपये आप मैक्सिमम रिकवर कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसका मीनिंग ये हुआ कि बी भी इंसॉल्वेंट हो चुका है। भले आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोला है बट इनडायरेक्ट वे यू कैन से दैट बी भी इंसॉल्वेंट हो चुका है। एंड क्वेश्चन आपको बोला है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, नेसेसरी अकाउंट्स बनाओ। सो नेसेसरी अकाउंट्स में क्या क्या बनेगा। सो फर्स्ट मैंने अकाउंट्स ड्रॉ करके रखे। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट एक बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर्स है तो दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि जब सारे पार्टनर्स अगर बिजनेस में इंसॉल्वेंट हो जाए, अगर बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स हो, 2 3 4 जितने भी पार्टनर्स हो, अगर सारे पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो फिर जो लायबिलिटीज हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं वो नहीं करना है। जब आप नॉर्मली क्या करते हैं, असेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज हो तो उसको हम नॉर्मली क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको क्लोज कर लेते हैं। बट इनकेस अगर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए तो ऑब्वियसली लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि पार्टनर्स कैश ही नहीं लाएंगे पे करने के लिए लायबिलिटीज का, तो लायबिलिटीज का पेमेंट हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज पार्टनर्स सारे इंसॉल्वेंट है। तो उस सिचुएशन में जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो तो लायबिलिटीज का जो बैलेंस होता है उसको बैलेंस शीट में से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। जितनी भी लायबिलिटीज हो ना उनका सेपरेटली अकाउंट बनाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा एक ही लायबिलिटी थी, क्वेश्चन के अंदर हमने बैलेंस शीट में देखा एक ही लायबिलिटी थी, तो मैंने एक लायबिलिटी का नाम था क्रेडिटर, तो मैंने क्रेडिटर्स का अकाउंट बना दिया। उसको क्रेडिटर्स को मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करूंगा क्योंकि मैं क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, कैश ही नहीं आएगा तो क्रेडिटर्स का पेमेंट कहां से होगा। क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं होगा तो रियलाइजेशन में ले जाके क्या करेंगे, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं हो पाएगा बिकॉज पैसा नहीं होगा। ठीक है, सो क्रेडिटर्स को ट्रांसफर लास्ट में जितना भी क्रेडिटर्स का अनपेड अमाउंट होगा उसको लास्ट में एक और अकाउंट बना के डेफिशिएंसी अकाउंट बना के उसमें ट्रांसफर करेंगे। सो इसमें आपको याद रखने वाला कंसेप्ट अगर नया पॉइंट लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, दैट इज अगर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इफ ऑल पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट देन लायबिलिटीज आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर ईच एंड एवरी लायबिलिटी यू हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट and that separate account of liability will be closed and transferred to deficiency account. It is not transferred to realization account. Separate accounts are prepared for each and every liability and they are transferred to deficiency account. Okay, यहाँ पे एक ही लायबिलिटी थी तो उसको हमने क्रेडिटर्स का अकाउंट बना के रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद कैश अकाउंट बनाया एज यूजुअल और एक नया अकाउंट बनाया दैट इज डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन पार्ट में सबसे पहले लायबिलिटीज से स्टार्ट करता हूँ। क्रेडिटर्स का बैलेंस है 4800, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस हमने क्रेडिटर अकाउंट बनाया था तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर बिल्कुल नहीं करेंगे, बराबर, बिकॉज मैंने अभी समझाया जो लॉजिक। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिटर्स का 4800 और इसके सिवा अगर कोई और लायबिलिटी होती तो उसका भी हम सेपरेट अकाउंट बना देते। इसके बाद क्रेडिटर्स हो गया। इसके बाद एक ही कैपिटल है, क्रेडिट बैलेंस है 750, तो एक ही कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस 750 कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 750, वो एक ही कैपिटल होगी। इसके बाद ऑन द एसेट साइड प्लांट मशीनरी फर्नीचर डेटर्स एंड स्टॉक, जितनी भी एसेट्स है वो असेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड 2, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड 2 सन्ड्री एसेट्स और प्लांट मशीनरी फर्नीचर अमाउंट अकाउंट्स आर प्लांट्स एंड मशीन फर्नीचर डेटर स्टॉक। plant machinery furniture debtors and stock transferred. Okay, amounts are plants and machinery 2500, furniture 500, furniture 500, debtors 1000,
and stock 800, stock is 800. Okay, and total करें तो total comes to 2500 plus 500 plus 1000 plus 800, total comes to 4800. assets का total realization account का 4800 assets transfer. नेक्स्ट assets ट्रांसफर करने के बाद कैश का बैलेंस है 200 रुपीज़, तो कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. कैश अकाउंट बैलेंस 200. तो यहाँ पे कैश अकाउंट भी बनाया था आपने, तो कैश अकाउंट के अंदर 200 रुपीज़ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. 200 रुपीज़. आफ्टर दैट कैश हो गया. फिर बी का ड्राइंग्स बैलेंस है 550. बी का ड्राइंग बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस. सो बी का ड्राइंग है डेबिट बैलेंस है, तो बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 550. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन असेट्स रियलाइजेस अंदर. असेट्स रियलाइजेस अंदर असेट्स का रियलाइजेशन बैलेंस शीट ट्रांसफर होगी पूरी. इसके बाद असेट रियलाइज प्लांट मशीनरी फर्नीचर डेटर्स एंड स्टॉक एवरीथिंग रियलाइज. तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट प्लांट मशीनरी फर्नीचर डेटर्स स्टॉक. अमाउंट्स आर 1250 150 1250 150 400 and 500. So 1250 plus 150 plus 400 plus 500 total comes to 2300. Assets realize 2300. Entry will be cash account to realization account. So cash account भी डेबिट करेंगे. So कैश अकाउंट में डेबिट साइड आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 2300 रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स. आफ्टर दैट असेट्स रियलाइज हो गया. इसके बाद बोला है एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 175. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर 175. तो रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो रियलाइजेशन टू कैश 175 और कैश अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड. कैश अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 175. आफ्टर दैट ए के पास से कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगी ऐसा बोला है. सो ए एस बिकम इंसॉल्वेंट और उसके पास से कोई अमाउंट नहीं मिलेगी. और बी के पास से बोला था कि 200 रुपये रिकवर होंगे, तो बी के पास से 200 रुपये रिकवर होंगे ऐसा बोला है, तो 200 रुपये ले लेते. बाद में उसके पास से पैसा लाना है, ऑब्वियसली लाना तो हो गई, बट वो पैसा 200 रुपीज़ पे करेगा, वो आपको बोल दिया है, तो जितना बोला है उतना हम ले लेते हैं पहले पैसा. कैश अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट होगा. एंट्री बी के पास से 200 रुपये मिलेंगे. ये 200 रुपये फाइनली लास्ट में वो सेटलमेंट के फॉर्म में 200 पे कर रहा है और क्वेश्चन में दे दिया है पहले से, इसलिए मैं पहले से एंट्री कर रहा हूँ, तो वैसे ही एंट्री लास्ट में करनी होती है. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय कैश अकाउंट. बी के अकाउंट में आएगा 200 रुपीज़. ओके, एंड एक ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे डन हो गया और इसके सिवा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है. बराबर, सारे ट्रांजेक्शन जितने भी थे यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए. ओके, लायबिलिटीज़ में ट्रांसफर कुछ भी हमने रियलाइजेशन में नहीं किया था. लायबिलिटी को हमने उसके सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर किया था. तो लायबिलिटीज़ का पेमेंट अब कितना होता है कितना नहीं होता, जितना कैश होगा उतना पे करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे. तो अब सबसे पहला काम बैलेंस शीट ट्रांसफर हो गया. पार्टनर्स के अगर कोई लोन होती तो उसका पेमेंट करते, ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है, अब इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते. रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करें तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट माइनस क्रेडिट 4800 प्लस 175. डेबिट का टोटल ज़्यादा है माइनस 2300 कम्स टू 2675. टोटल कम्स टू 2675. ये 2675 ये जो आंसर आया दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट लॉस. और ये रियलाइजेशन का लॉस कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, इट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दो पार्टनर्स है ए एंड बी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज इक्वल, तो 2675 इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1337
1337 एंड 1338 कर लेते हैं, पॉइंट में आंसर आ रहा है तो 1337 एंड 1338 बराबर इतना अमाउंट ट्रांसफर कर लेते हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, ऐसा क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला था कि दे आर इक्वल पार्टनर्स। तो जितना भी लॉस आया रियलाइजेशन का ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इक्वली बराबर। टोटल 4800 प्लस 175 माइनस 2300 कम्स टू 2675 डिवाइडेड बाई 2 1337 1338। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो रियलाइजेशन का लॉस था तो रियलाइजेशन का लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। सो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड 1337 और 1338 1337 एंड 1338 ओके। इसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट पेमेंट करना बाकी है, कैश अकाउंट क्लोज करना बाकी है, डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज करना बाकी है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाकी है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में ये बोला था कि पार्टनर्स के पास से अब कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, पार्टनर्स ए के पास से तो कोई नहीं मिलेगा, बी के पास से आपको बोला था 200 रुपए मिलेंगे, वो हमने ले लिया 200 रुपए। सो फाइनली अब पार्टनर्स को पे करना बाकी है और क्रेडिटर्स को पे करना बाकी है। बोलो पहले किसको पे करेंगे? पार्टनर्स को पेमेंट करना है, क्रेडिटर्स का पेमेंट बाकी है। तो पहले ऑब्वियसली आउटसाइडर्स का पेमेंट होगा, फिर पार्टनर्स का पेमेंट होगा। तो पहले आउटसाइडर्स का पेमेंट 4800 पे, क्रेडिटर्स का बैलेंस चेक करो तो 4800 कोई क्रेडिटर्स है, बट आपके पास कैश अकाउंट के अंदर देखो तो 4800 का कैश नहीं होगा, पेमेंट तो क्रेडिटर्स को ही करना है, बट कैश का बैलेंस अगर निकालो तो 200 प्लस 2300 प्लस 200 माइनस 175 कम्स टू 2525, इतना ही बैलेंस अपने पास 2525। सो 2525 ये जो बैलेंस बचा इसको हम किसको पे कर देंगे? क्रेडिटर्स को। सो क्रेडिटर्स को पे करने के लिए इसको यूज कर देंगे। सो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट ये पूरा जितना भी कैश पड़ा था ये कैश अकाउंट को हमने क्या किया? क्लोज करके 2525 कहाँ पे ले गए? क्रेडिटर्स अकाउंट में। सो क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट से रहेगा 2, कैश अकाउंट 2525। अब 4800 के क्रेडिटर्स से उसमें से 2525 पेमेंट हो गया तो 2275 जो आया आंसर डिफरेंस अमाउंट, 2275 जो डिफरेंस बचा ये पेमेंट क्रेडिटर्स का नहीं हो पाएगा बिकॉज अब कैश ही नहीं है। अब कैश नहीं है तो इसका पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो फाइनली अब ये क्रेडिटर्स है उनको क्लोज करके कहाँ ले जाएंगे? तो ये क्रेडिटर्स को क्लोज करके ले जाना पड़ेगा डेफिशिएंसी अकाउंट जो बाकी था अपना ओपन करने का, इनफैक्ट क्लोज भी बाकी है, ओपन करना भी बाकी है। तो 2275 ये जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में 2275। तो डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट 2275। इसके अंदर आप देखो कैश अकाउंट पहले क्लोज हो गया और फाइनली अब क्या क्लोज होगा? तो क्रेडिटर्स क्लोज हो गया, कैश हो गया और डेफिशिएंसी बाकी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाकी। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अब क्लोज करेंगे, डेफिशिएंसी उसके बाद लास्ट में क्लोज होगा। तो 1337 माइनस 750 कम्स टू 587, 587 दिस विल गो टू बाय डेफिशिएंसी अकाउंट 587 और बी का बैलेंस 550 प्लस 1338 माइनस 200 कम्स टू 1688, 1688 दिस विल ऑल्सो गो टू डेफिशिएंसी अकाउंट। अब ये दोनों अमाउंट 587 प्लस 1688 करे तो टोटल आता है 2275 और डेफिशिएंसी अकाउंट में देखो क्रेडिट साइड का क्रेडिटर्स का बैलेंस भी कितना है? 2275। तो अब ये फाइनली कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दे तो 587 एंड 1688 यहाँ पे डेबिट साइड डेफिशिएंसी अकाउंट में 2 कैपिटल अकाउंट, $587 and 1688 टोटल 2275 ओके। एंड फाइनली अब डेफिशिएंसी अकाउंट टोटल करें तो ये डेफिशिएंसी अकाउंट अपना टैली हो जाएगा। ठीक है, सो इन दिस वे दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी डन। क्वेश्चन में नया क्या था? तो इस क्वेश्चन के अंदर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट थे, वैसे 2 ही पार्टनर थे बट 2 हो सकते, 3, 4 जितने भी हो सकते हैं। क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आपको करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? अगर सारे पार्टनर बिजनेस में इंसॉल्वेंट हो चुके हैं तो लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? जितने भी लायबिलिटीज है उनका क्या करेंगे? सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और सेपरेट अकाउंट बनाने के बाद एक्स्ट्रा एक अकाउंट बनेगा दैट इज डेफिशिएंसी अकाउंट और पहले कैश अकाउंट क्लोज होगा फिर लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज होगा। नॉर्मली बाकी सारे क्वेश्चंस में कैश अकाउंट पहले क्लोज होता है और लास्ट में कैश अकाउंट क्लोज होता है। इसमें पहले कैश क्लोज होगा और लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज होगा। ठीक है, क्वेश्चन सीक्वेंस क्या किया? सबसे पहले हमने क्या क्लोज किया? तो सबसे पहले हमने रियलाइजेशन क्लोज किया, रियलाइजेशन का लॉस
कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये क्वेश्चन में दोनों पार्टनर इंसॉल्वेंट थे एंड दोनों पार्टनर इंसॉल्वेंट थे, तो रियलाइजेशन का जो लॉस है वो कोई कैश में नहीं लाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस नॉर्मल क्या होता है, जो सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश में लाते हैं, तो इसके अंदर दोनों पार्टनर इंसॉल्वेंट है, तो जो रियलाइजेशन का लॉस है वो कोई कैश में नहीं लाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। इसके बाद दोनों पार्टनर इंसॉल्वेंट थे, तो पहले रियलाइजेशन क्लोज किया, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद क्रेडिटर्स को पेमेंट जितना भी कैश पड़ा था, जो पार्टनर ए और बी थे उसमें ए के पास से तो कोई बैलेंस नहीं मिला था, बी के पास से 200 रुपए मिले थे, तो उसके 200 रुपए लेके कैश अकाउंट में ट्रांसफर किया, कैश अकाउंट क्लोज करके क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, क्रेडिटर्स का जो डिफिशियंसी बचा वो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर किया, और लास्ट में कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके डेफिशिएंसी में ट्रांसफर किया, और डेफिशिएंसी अकाउंट का डेबिट क्रेडिट टोटल इक्वल मैच हो जाएगा और लास्ट में ये अकाउंट क्लोज होगा। सो दिस इज एंड ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ डिसोल्यूशन। ओके, पार्टनरशिप का फर्स्ट पोर्शन यहाँ पे डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब आप प्रैक्टिस के होमवर्क में से क्वेश्चंस डिसोल्यूशन वाले कर सकते हैं स्टार्ट। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पोर्शन ये चैप्टर का। ओके, नाउ सेकंड पार्ट वी आर स्टार्टिंग, दैट इज सेकंड पार्ट इज पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर का सेकंड पार्ट है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंसेप्ट ये है कि पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का पहले तो मीनिंग क्या होता है। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन मीनिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन इंस्टॉलमेंट। This is a second process of dissolution of partnership। आगे जो हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब बिजनेस डिसोल्यूशन होता है तो डिसोल्यूशन के टाइम हम अकाउंट्स क्लोज कैसे करेंगे, ये हमने पढ़ा था। अब डिसोल्यूशन के टाइम अकाउंट्स हम क्लोज करते हैं, बैलेंस शीट क्लोज करके रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं, कैश पे करते हैं एंड लास्ट में कैश अकाउंट क्लोज करते हैं। ठीक है, एंड ये सारे अकाउंट्स क्लोज करने की मेथड हमने सीखी कि डिसोल्यूशन में अकाउंट्स कैसे क्लोज होगा। बट यहाँ पे अब होता यह है कि डिसोल्यूशन के अंदर जब बिजनेस डिसोल्यूशन होता है तो डिसोल्यूशन में लायबिलिटीज का हमें पेमेंट करना होता है, असेट्स को सेल करना होता है, लायबिलिटीज का पेमेंट करना होता है। तो असेट को सेल करके लायबिलिटीज का जब हम पेमेंट करते हैं तो असेट को सेल करना होता है, वो असेट एक ही साथ सेल नहीं हो जाती। जब हम असेट को सेल करने निकलते हैं तो जरूरी नहीं है कि जितनी भी हमारी असेट्स है उसका सबका सेलिंग एक ही साथ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। असेट धीरे धीरे सेल होगी और लायबिलिटीज जो बैलेंस शीट के अंदर पड़ी होगी, लायबिलिटीज का पेमेंट भी धीरे धीरे होगा, असेट्स का रियलाइजेशन भी धीरे धीरे होगा, इंस्टॉलमेंट्स में होगा, और लायबिलिटीज का पेमेंट भी उसी तरह इंस्टॉलमेंट्स में होगा। और प्रॉब्लम यह है, फॉर एग्जांपल आपके पास असेट्स है 5 करोड़ की, बट असेट में रियलाइजेशन समझो पहले 1 करोड़ का हुआ, फिर 1.5 करोड़ का हुआ, फिर 2 करोड़ का, ऐसे रियलाइजेशन हुआ। असेट्स के पैसे, असेट्स सेल हुई धीरे धीरे और इंस्टॉलमेंट्स में आपको पैसे मिले, बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को असेट बेचने से पैसे मिले, बट असेट के पैसे इंस्टॉलमेंट्स में मिले, तो उसका लायबिलिटीज का जो पेमेंट होगा वो भी इंस्टॉलमेंट्स में होगा। जब भी वैसे आएंगे तभी लायबिलिटी का पेमेंट होगा। तो प्रॉब्लम ये आता है कि लायबिलिटीज का जब आप पेमेंट करोगे तो सबसे पहले जो पहला इंस्टॉलमेंट जब असेट बेची तो 1 करोड़ का इंस्टॉलमेंट फॉर एग्जाम्पल मिला, तो 1 करोड़ हम किसको देंगे। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट मिला तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के पैसे किसको देंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट के पैसे किसको देंगे, ये प्रॉब्लम राइज होगा। तो इसके लिए ये जो कंसेप्ट है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर हमें ये पढ़ना है कि जब इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मिलेंगे, असेट का रियलाइजेशन जो होगा वो असेट्स का रियलाइजेशन जब इंस्टॉलमेंट्स में होगा तो लायबिलिटीज का पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट्स में होगा। तो लायबिलिटीज को कौन से सीक्वेंस में हमें पे करना है, लायबिलिटीज का जो पेमेंट होगा वो लायबिलिटीज का पेमेंट कौन से सीक्वेंस में करना है और कैसे करना है, कैलकुलेशन कैसे होगा, कैपिटल का पेमेंट कैसे होगा, लायबिलिटीज का पेमेंट कैसे होगा, कौन से सीक्वेंस में होगा, ये सारी बातें आपको यहाँ पे पढ़नी है। सो दिस इज अ कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ डिसोल्यूशन चैप्टर। डिसोल्यूशन में अकाउंट्स कैसे क्लोज करेंगे वो हमने पढ़ लिया। अब अकाउंट्स क्लोज करके लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे वो भी हमें पता है, बट लायबिलिटीज का पेमेंट हम कौन से सीक्वेंस में करेंगे वो हमें इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर हमें पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल, पहले लॉजिक आपको समझाऊं करना क्या है। तो इसके अंदर पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 2 मेथड्स है, अकाउंटिंग करने के लिए 2 मेथड्स है और दोनों मेथड का आंसर सेम ही आता है। ठीक है, इसमें 2 मेथड का नाम है, फर्स्ट मेथड है मैक्सिमम लॉस मेथड, सेकंड मेथड का नाम है सरप्लस कैपिटल मेथड। क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक मेथड का नाम लिखा हो तो फिर आपको वही मेथड करने की, अगर मेथड का नाम नहीं लिखा है तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बराबर, दोनों मेथड से आंसर, फाइनल आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। बराबर, दोनों कैलकुलेशन एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड जैसे ही है। ये सरप्लस मैक्सिमम लॉस मेथड, सरप्लस कैपिटल मेथड डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड जैसा, एक सीधा सीधा कैलकुलेशन, एक रिवर्स कैलकुलेशन है। बराबर, तो क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक अगर मेथड बोला कि ये मेथड से करना है तो वो मेथड अप्लाई करेंगे, अगर नहीं कुछ बोला है तो आपको जो मेथड अप्लाई करनी हो तो कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड है, मैक्सिमम लॉस मेथड एंड सरप्लस कैपिटल मेथड। ठीक है, अब ये हम पहले अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दिस फर्स्ट मेथड, दैट इज मैक्सिमम लॉस मेथड से। यहां से हम स्टार्ट करें मैक्सिमम लॉस मेथड। ओके, एंड मैक्सिमम लॉस मेथड से स्टार्ट करेंगे।
फर्स्ट मेथड, ये मैक्सिमम लॉस मेथड से स्टार्ट करेंगे। और अब कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये समझना है कि जब लायबिलिटीज का पेमेंट होगा तो लायबिलिटीज को हम कौन से सीक्वेंस में पेमेंट करेंगे। लायबिलिटीज का पेमेंट तो करना है, वो फिक्स है। तो लायबिलिटीज का पेमेंट जैसे जैसे असेट का रियलाइजेशन होगा वैसे वैसे हम लायबिलिटीज का पेमेंट करते जाएंगे। तो लायबिलिटीज का पेमेंट हमें कौन से सीक्वेंस में करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो लायबिलिटीज के पेमेंट की जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कुछ ऐसे है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी बिजनेस डिसोल्यूशन होगा तो सबसे पहले पेमेंट होगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस का। सबसे पहला पेमेंट किसको करेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। जो बिजनेस को डिसॉल्व करने के लिए जो बिजनेस के एक्सपेंडिचर होंगे वो डिसोल्यूशन एक्सपेंडिचर का सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर बिजनेस में कोई सिक्योर क्रेडिटर्स है, सिक्योर क्रेडिटर्स का मीनिंग क्या होता है कि जैसे हमने कोई असेट्स के सामने लोन ली है, मॉर्गेज लोन ली है, असेट्स के सामने, प्रॉपर्टी के सामने लोन ली है, तो उसका पेमेंट आपको सिक्योर क्रेडिटर्स का पेमेंट उनको पहले करना पड़ेगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस के बाद। इसके बाद आते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर गवर्नमेंट ड्यूज है, एम्प्लॉइज का पेमेंट है, ये सब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कंसिडर होते हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट ड्यूज है, एम्प्लॉइज का पेमेंट कोई बाकी है तो इसको हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कंसिडर करेंगे। और उसके बाद जो बचे अदर क्रेडिटर्स, अदर अनसिक्योर क्रेडिटर्स जो बाकी बचे उनका पेमेंट करेंगे। और ये हो जाए तो उसके बाद लास्ट में पार्टनर्स की लोन अगर है तो लोन का पेमेंट करेंगे। और फाइनली पार्टनर्स की कैपिटल, अगर कुछ लास्ट में कैश बचा तो फिर फाइनली पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करेंगे। तो ये सीक्वेंस आपको नोट डाउन करके रखना है कि दो मेथड है हम जो पढ़ रहे हैं, डिसोल्यूशन, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर दो मेथड है। फर्स्ट मेथड का नाम है मैक्सिमम लॉस मेथड, सेकंड मेथड का नाम है सरप्लस कैपिटल मेथड। और जब आप लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे तो लायबिलिटीज का पेमेंट आपको कौन से सीक्वेंस पे करना है, तो लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या पे करेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, उसके बाद उसके बाद सिक्योर क्रेडिटर्स, सेकंड नंबर पॉइंट पे सिक्योर क्रेडिटर्स, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, देन आफ्टर अनसिक्योर्ड, बाकी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसके बाद पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस आपको पे करना है। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, ओके, एक और चीज पहले ये समझा दूं, डिसोल्यूशन एक्सपेंस आपको समझ आया, जो बिजनेस डिसोल्यूशन के टाइम जो एक्सपेंडिचर होगा, एडवोकेट फीस वगैरह, जो ट्रांसफर फीस वगैरह जो भी है, ये एक्सपेंडिचर, असेट सेल करने के लिए जो एक्सपेंस करना पड़ेगा, ये सब डिसोल्यूशन एक्सपेंस है जो कंपलसरी आपको पे करना पड़ेगा। इसके बिना डिसोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो वो प्रायोरिटी में सबसे पहले पे करेंगे। उसके बाद सिक्योर क्रेडिटर्स और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, नॉर्मली क्वेश्चन में दिया हो तो नॉर्मली आएगा, बाकी जनरली क्वेश्चन में कम दिया होता है सिक्योर क्रेडिटर्स एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। सिक्योर क्रेडिटर्स मीनिंग कौन, कि जिसको हमने असेट्स के सामने लोन, मॉर्गेज करके लोन ली है, या कोई सिक्योरिटी के सामने हमने कोई लायबिलिटी क्रिएट की है, लोन ली है, तो उसको बोलेंगे सिक्योर क्रेडिटर्स। उसके बाद आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मीनिंग कौन होता है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मीनिंग कौन है, गवर्नमेंट ड्यूज का अगर कोई आउटस्टैंडिंग है या फिर एम्प्लॉइज का कोई पेमेंट आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम कंसिडर करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ओके, मेरे को ये समझाना था कि अनसिक्योर्ड बाकी जो फोर्थ पेमेंट करेंगे वो फोर्थ पेमेंट किसका करेंगे, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, 2 3 4 5 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो सकते हैं, और सामने पेमेंट करने के लिए कैश कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10,000 रुपये कैश का बैलेंस है, ये पहले 3 लोगों को पे करने के बाद मेरे पास अब समझो 10,000 का कैश बैलेंस है, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में समझो 5 जन है या 5 जन है। फॉर एग्जाम्पल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंदर 5 जन है, और उनका आउटस्टैंडिंग जो पेबल अमाउंट है वो फॉर एग्जांपल ऐसा है, 1 लाख है, 80,000 है, 60,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 40,000 है, बराबर। ये अलग अलग आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, और मेरे पास देने के लिए कैश अब 10,000 ही बचा है। तो इसमें 5 जन है अनसिक्योर क्रेडिटर्स, तो ये अनसिक्योर क्रेडिटर्स को हम 10,000 रुपये कैसे पे करेंगे, पेमेंट तो बहुत सारा करना है, तो 10,000 रुपये सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या कोई स्पेसिफिक एक जन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे करेंगे, तो इन दैट सिचुएशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के प्रोपोर्शन में वो अमाउंट हम उसको पे करेंगे, मीनिंग 10,000 रुपये हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी प्रोपोर्शन। ठीक है। इसके बाद है पार्टनर्स लोन अकाउंट। सिमिलरली पार्टनर, अगर 2-3 पार्टनर्स ने लोन ली है बिजनेस को, तो लोन का पेमेंट उनके लोन अमाउंट के प्रोपोर्शनल में उनको पेमेंट करेंगे, और फाइनली पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करेंगे। अब ये जो मैंने आपको ये बताया कि पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 मेथड है, मैक्सिमम लॉस मेथड एंड सरप्लस कैपिटल मेथड। तो ये मैक्सिमम लॉस मेथड और सरप्लस कैपिटल मेथड जो है, ये दोनों मेथड पार्टनर्स का पेमेंट कैसे करना है ना, उसके लिए 2 मेथड है। वापस एक बार रिपीट करता हूं, ये जो पहले 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट के लिए मेथड नहीं है, मैक्सिमम लॉस मेथड एंड सरप्लस कैपिटल मेथड। ये पहले 5 पॉइंट के लिए मेथड नहीं है, ये पहले 5 पॉइंट फिक्स है, इसी सीक्वेंस में आपको पे करना है। बट जो कैपिटल का पेमेंट करना है, वो कैपिटल का पेमेंट कैसे करेंगे वो कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड है, मैक्सिमम लॉस मेथड एंड सरप्लस कैपिटल मेथड। ठीक है, समझ आया आपको। तो ये जो दोनों मेथड है, वो दोनों मेथड का एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, तो पहले 5 पॉइंट खत्म होने के बाद 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 पॉइंट खत्म होने के बाद फिर अपनी मेथड चालू होगी, या तो मैक्सिमम लॉस मेथड या सरप्लस कैपिटल मेथड। मीनिंग ऐसा आप बोल सकते हैं, ये जो
दोनों मेथड है, वो दोनों मेथड खाली कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा पार्टनर्स के बीच में उसको कैलकुलेट करने के लिए मेथड है, नहीं कि आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है, कैपिटल के लिए ये कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोनों मेथड है, बाकी सारे लायबिलिटीज के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद इसका रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करें। उसके पहले एक और एग्जाम्पल, मैं पहले आपको अभी स्टार्ट करूँ मैक्सिमम लॉस मेथड। मैं पहले थोड़ा लॉजिक आपको समझा दूँ करना क्या है, मैक्सिमम लॉस मेथड का लॉजिक समझा दूँ, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करना क्या है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, लॉजिक पहले थोड़ा एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है जिसमें 3 पार्टनर्स है, एबीसी 3 पार्टनर्स है। एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, एबीसी 3 पार्टनर्स है। अब बिजनेस डिसोल्यूशन हो गया और बिजनेस डिसोल्यूशन होने के बाद सारी आउटसाइड लायबिलिटीज का हमने पेमेंट कर दिया, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 सारे पेमेंट हो गए। और 1 2 3 4 5 का पेमेंट करने के बाद फाइनली अब मेरे पास कैश बैलेंस बचा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कैश बैलेंस जो है, ये कैश बैलेंस बचा है 50,000 रुपीज़ ओनली। मेरे पास कैश बैलेंस बचा है 50,000 रुपीज़ ओनली। और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है, वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा है, 1,00,000 रुपए, 80,000, ए की कैपिटल 1,00,000, बी की कैपिटल 80,000, सी की कैपिटल फॉर एग्जांपल 60,000, बराबर। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 1,80,000, 60,000, ये कैपिटल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। अब मेरे पास ये पेमेंट करने के लिए फाइनली अब कैश बचा है 50,000। पहले पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 को पे करने के बाद अब कैश बैलेंस मेरे पास बचा है खाली 50,000 का। और 3 पार्टनर्स है और उनकी कैपिटल है 1,80,000, 60,000। 3 पार्टनर्स है और उनकी कैपिटल का टोटल करूँ तो 1,80,000 प्लस 60, 2,40,000, ये तीनों की कैपिटल का टोटल करो तो टोटल आता है 2,40,000। अब 2,40,000 आपको टोटल कैपिटल का पेमेंट करना है और सामने कैश कितना पड़ा है 50,000, तो ऑब्वियसली पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट नहीं हो पाएगा, आप समझ सकते हैं। टोटल कैपिटल 1,80,000, 60,000, टोटल करें तो 240 होता है। 240 में से 50,000 पे नहीं हो सकता, या 50,000 में से आप 2,40,000 पे नहीं कर सकते। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पार्टनर्स को लॉस होगा, डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, उनको लॉस बेयर करना पड़ेगा। पर कौन से पार्टनर को कितना लॉस होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, मैक्सिमम लॉस मेथड एंड सरप्लस कैपिटल मेथड। तो मैं पहले आपको मैक्सिमम लॉस मेथड समझाता हूँ कि वो कैलकुलेट कैसे करना है। तो मैक्सिमम लॉस मेथड के लिए हमें कैलकुलेट करना है, ये जो एग्जांपल मैंने आपको समझाया, तो यहाँ पर हम ऐसा कैलकुलेशन शो करेंगे कि भाई टोटल कैपिटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस, टोटल कैपिटल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है 1,80,000 एंड 60,000, टोटल कितना हुआ 2,40,000। कैपिटल का टोटल बैलेंस कितना है 2,40,000। ओके, इसमें से हमें माइनस करने का है अवेलेबल कैश बैलेंस, कितना कैश बैलेंस अवेलेबल है हमारे पास उसको माइनस करेंगे। तो कैश बैलेंस हमारे पास कितना अवेलेबल है 50,000 रुपीज़ का कैश बैलेंस अवेलेबल है। तो 2,40,000 से 50,000 माइनस करूँ तो 2,40,000 माइनस 50,000 कम्स टू 1,90,000। अगर 2,40,000 रुपये आपको कैपिटल पेमेंट करना है और उसमें 2,40,000 पे करने के लिए, आपको समझ आ रहा है, 2,40,000 का कैपिटल का पेमेंट करना है और वो पे करने के लिए मेरे पास अगर खाली 50,000 का कैश बैलेंस है, तो ऐसा बोल सकते हैं 1,90,000 ये मैक्सिमम पार्टनर्स को लॉस होगा। ये किसको लॉस होगा मैक्सिमम, ये पार्टनर्स को लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। 1,90,000 का पार्टनर्स को मैक्सिमम लॉस होगा। अब आपको करना ये है, ये जो मैक्सिमम लॉस है, ये मैक्सिमम लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये मैक्सिमम लॉस जो आया, मैक्सिमम लॉस, ये 190 जो अमाउंट है, ये 190 अमाउंट ये शो कर रहा है कि पार्टनर्स को अगर 50,000 रुपीज़, ऑब्वियसली 50,000 रुपीज़ का कैश बैलेंस अवेलेबल है, तो पार्टनर्स को 190 का लॉस होगा, क्योंकि 240 की टोटल कैपिटल है, 50,000 कैश है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम लॉस कितना होगा 1,90,000 का मैक्सिमम लॉस होगा पार्टनर्स को। तो अब आपको ये करना है कि मैक्सिमम लॉस की जो अमाउंट है, वो मैक्सिमम लॉस की अमाउंट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर एग्जाम्पल 2:1 है। अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर एग्जांपल 2:1 है, तो 1,90,000 डिवाइड बाय 2:1 मीनिंग टोटल 5 इंटू 2 76,000। अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, तो ए का लॉस कितना आएगा 76,000। मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम लॉस की जो अमाउंट है 190, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मैं कैश को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, मैं उल्टा कर रहा हूँ, मैक्सिमम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट मैथड यू कैन से, मैक्सिमम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 76,000, सेकंड में भी 76,000, 2:1 रेशियो मैंने अज्यूम किया था, 2:2:1, तो 2:2 मीनिंग 76 और 1 का आंसर आएगा 38,000। सो 76,000 और 38,000 ये मैक्सिमम लॉस पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा। मीनिंग ए को कितना लॉस बेयर करना है 76, बी को कितना लॉस बेयर करना है 76 और सी को कितना लॉस बेयर करना है 38,000। तो ए की कैपिटल थी 1,00,000, उसमें उसको 76,000 का
1 लाख में से 76,000 का उसको लॉस बेयर करना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि उसको पेमेंट कितना मिलेगा, तो उसको पेमेंट मिलेगा अमाउंट रिसीव, उसको जो अमाउंट रिसीव होगी, अमाउंट रिसीव वो होगी कितनी 24,000। फिर बी में 80,000 की कैपिटल थी, 76,000 का उसको लॉस बेयर करना है, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे, 4,000 रुपये मिलेंगे। एंड सिमिलरली सी का 60,000 का बैलेंस था और 60,000 का बैलेंस था, उसमें से 38,000 का उसको लॉस बेयर करना है, तो इसका मीनिंग सी को 22,000 रुपीज़, सी को 22,000 रुपीज़ का मैक्स अमाउंट रिसीव होगा। अब ये अमाउंट जो रिसीव होगा उनका, उसका टोटल मारे 24,000, 4,000 एंड 22,000, 4,000 प्लस 4,000 करे तो 28,000 प्लस 22,000 कम्स टू, ये तीनों का टोटल करे तो इट कम्स टू 50,000 रुपीज़ ओनली। और अब देखो आपके पास फाइनली टोटल कैश बैलेंस कितना अवेलेबल था, 50,000 का कैश अवेलेबल था। तो 50,000 का जो कैश अवेलेबल था वो हमने पार्टनर्स में डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये 50,000 रुपीज़ का जो कैश बैलेंस अवेलेबल था, ये कैश बैलेंस को हमने पार्टनर्स के बीच में इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये इनडायरेक्टली जो हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये कौन से मेथड से डिस्ट्रीब्यूट किया, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम लॉस मेथड। हमने डायरेक्टली 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हमने रिवर्स काउंटिंग किया कि टोटल कैपिटल इतनी है, 50,000 देंगे तो बाकी का लॉस कितना होगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बाकी का रिमेनिंग बैलेंस हमने फाइंड किया कि अगर लॉस इतना है तो बाकी की इतनी कैपिटल उनको रिसीव होगी। सो दिस कंसेप्ट इज टू बी अप्लाइड इन अ मैक्सिमम लॉस मेथड। ओके, अब इससे रिगार्डिंग लॉजिक आपको समझ में आएगा क्या कर रहे हैं, और क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आएगी आपको। अब इससे रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट का, दैट क्वेश्चन वी आर स्टार्ट नाउ। लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन पहले रीड कर लेते। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 3 पार्टनर्स आर देयर, अमर, अकबर, एंथनी, 3 पार्टनर्स आर देयर इन अ पार्टनरशिप and the following is a balance sheet on 31st March 2010. Following is a balance sheet on 31st March 2010. On which date they dissolved the partnership and the profit sharing ratio was 5:3:2. 3 partners, Amar, Akbar, Anthony, profit sharing ratio given 5:3:2. एंड पार्टनरशिप बिजनेस को डिसोल्यूशन किया था। बैलेंस शीट के अंदर देखो तो क्रेडिटर्स है 80,000 के, लोन है पार्टनर की, अमर की लोन है, पार्टनर्स की लोन है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस है 3 पार्टनर का, असेट्स है प्लांट मशीनरी, प्रीमाइसेस, स्टॉक एंड डेटर्स गिवन। इट वॉज एग्री टू रीपे द अमाउंट ड्यू टू पार्टनर्स एज एंड व्हेन देयर असेट्स रियलाइज। हमने लायबिलिटीज को प्रॉमिस किया था कि जैसे जैसे हमें पैसे मिलेंगे वैसे वैसे हम उनका पेमेंट करेंगे, मीनिंग इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करेंगे, मीनिंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो उसमें पहला इंस्टॉलमेंट हमें मिला 60,000 का, सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिला है 1,46,000 का, और थर्ड इंस्टॉलमेंट मिला 94,000 का। ये जो इंस्टॉलमेंट्स है ये क्या बता रहे हैं, ये जो असेट्स है बैलेंस शीट के अंदर, ये असेट्स बेच के हमें जो पैसे मिले थे, असेट बेच के जो हमें पैसे मिले थे, वो पैसे कितने मिले थे। तो पहला इंस्टॉलमेंट मिला 60,000 का, उसकी डेट है 15 अप्रैल को मिला था, फिर 1 मई को मिला था, देन 31 मई को, ये 3 इंस्टॉलमेंट्स मिले थे, इंस्टॉलमेंट्स में मिले थे। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मेड। क्वेश्चन आपको ये पूछा है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी मेड अंडर द मैक्सिमम लॉस मेथड। विच मेथड, मैक्सिमम लॉस मेथड। मेथड का नाम आपको बोल दिया, कौन से मेथड अप्लाई करो, मैक्सिमम लॉस मेथड। एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और 2 चीज़ बनाओ, कैश अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है। वो जनरली आपको ये कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन में नहीं पूछते, आपको पूछते पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। आपको मेन यहाँ पे क्या बनाना है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या, तो स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज पर मैक्सिमम लॉस मेथड, ठीक है। आपको ये चीज़ यहाँ पे पूछी है, स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, सो ये पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली कोई अकाउंट यहाँ पे हम नहीं बना रहे, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जहाँ पे हम कैश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वो हम फाइंड करें, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले सेट करो कि लायबिलिटीज का पेमेंट हमें जो 6 पॉइंट दिखे थे, वो 6 पॉइंट में लायबिलिटीज का पेमेंट कौन से सीक्वेंस में होगा, यहाँ पे कौन कौन सी लायबिलिटीज है और कौन सी लायबिलिटीज को कौन से सीक्वेंस में इनका पेमेंट करेंगे, सबसे पहले अब ये फाइंड करो। तो आप याद करो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, पेमेंट किसको करना होता है, तो सबसे पहले पेमेंट करना होता है डिसोल्यूशन एक्सपेंस का। क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा, क्वेश्चन के अंदर कहीं डिसोल्यूशन एक्सपेंस का नाम ही नहीं है, तो फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट है डिसोल्यूशन एक्सपेंस वो निकल गया। इसके बाद क्या आते थे, सिक्योर क्रेडिटर। सिक्योर क्रेडिटर बैलेंस शीट के अंदर तो कहीं नहीं है, कहीं सिक्योर क्रेडिटर ऐसा तो मेंशन नहीं किया है, तो फर्स्ट पॉइंट नहीं है, सेकंड नहीं है। इसके बाद क्या आता था, थर्ड नंबर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। बैलेंस शीट के अंदर कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मीनिंग गवर्नमेंट ड्यूज, एम्प्लॉइज का कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट हो तो वो, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। सो फर्स्ट पॉइंट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है। फोर्थ नंबर क्या आता था, तो फोर्थ नंबर आते थे अनसिक्योर क्रेडिटर्स, बाय मीनिंग अदर क्रेडिटर्स। तो अदर क्रेडिटर्स यहाँ पे है, दैट इज 80,000 रुपीज़ के।
तो इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट, 6 पॉइंट लिखे थे उसमें से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट तो है ही नहीं, तो सीधा पेमेंट हम किसको चालू करेंगे, पेमेंट करना किसको स्टार्ट करेंगे, सीधा क्रेडिटर्स का पेमेंट स्टार्ट करेंगे फोर्थ नंबर के पॉइंट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट किसका होगा, क्रेडिटर्स का, आउटसाइड क्रेडिटर्स का, अदर क्रेडिटर्स का, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। इसके बाद आता था फिफ्थ नंबर पे, दैट इज पार्टनर लोन। तो इस क्वेश्चन में सेकंड नंबर का पेमेंट किसको करेंगे, पार्टनर की लोन का। सबसे पहले किसको पे करेंगे, क्रेडिटर्स, आउटसाइड क्रेडिटर्स, जो अपने सीक्वेंस में फोर्थ नंबर में थे। और इसके बाद पार्टनर्स की लोन का पेमेंट होगा, और उसके बाद फिर पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट होगा लास्ट में। सो यहाँ पे हमको ये 3 जन को पेमेंट करना है, सबसे पहले आउटसाइड क्रेडिटर्स, देन आफ्टर पार्टनर लोन, और लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और ये पे करने के लिए हमें 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पैसे मिले थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसको जैसे जैसे आपको पैसा मिलता जाएगा वैसे वैसे इनको पेमेंट करते जाएंगे। अब ये कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मेट क्या होगा, तो हमने देखा कि हमको 3 जन को पेमेंट करना है, एक तो क्रेडिटर्स को, दूसरा पार्टनर की लोन को, और उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट करना है। और हमारे पास जो कैश आएगा वैसे वैसे हम पेमेंट करेंगे। तो इसका जो फॉर्मेट होगा ये फिक्स फॉर्मेट नहीं है, जैसे जैसे आपकी सीक्वेंस चेंज होगी ये फॉर्मेट भी चेंज होगा। मीनिंग अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर सिक्योर क्रेडिटर्स होते तो यहाँ पे फॉर्मेट में सिक्योर क्रेडिटर्स भी लिखने पड़ते, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते तो वो भी लिखना पड़ता, इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। सो फॉर्मेट में ऊपर हेडिंग लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस एज पर विच मेथड, एज पर मैक्सिमम लॉस मेथड। और यहाँ पे सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम लिखेंगे कैश बैलेंस, बराबर, या बैंक बैलेंस। ये 2 कॉलम फिक्स है, पर्टिकुलर्स और कैश एंड बैंक बैलेंस। इसके बाद कॉलम आएगा क्रेडिटर्स का, इसके बाद कौन है, क्रेडिटर्स, ओके। अगर सपोज सिक्योर क्रेडिटर होते तो पहले सिक्योर क्रेडिटर आते, फिर बाद के अदर क्रेडिटर आते। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते तो पहले वो आते, यानी जो सीक्वेंस में आपको पे करना है वो सीक्वेंस में यहाँ पे कॉलम ऐड करते जाना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर अदर क्रेडिटर्स है तो पहले उसका कॉलम, इसके बाद पार्टनर की लोन है तो लोन का कॉलम, और इसके बाद फिर पार्टनर्स की कैपिटल, अमर, अकबर एंड एंथनी, बराबर। ऐसे ये कॉलम्स हमने बनाए। क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये जो लॉजिक है कैलकुलेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, ये हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस, सारे जितने भी लोग हैं क्रेडिटर्स, लोन, सबका आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विथ कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस में कैश का देखो तो बैलेंस शीट के अंदर आप देखो प्लांट मशीनरी है, प्रीमाइसेस, स्टॉक और डेटर्स है, बैलेंस शीट के अंदर कैश बैलेंस है ही नहीं। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस में कैश बैलेंस बिल्कुल नहीं है, अगर होता तो यहाँ पे लिखते बैलेंस शीट में से, नहीं है तो नहीं लिखा। इसके बाद क्रेडिटर्स, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी से आपको क्रेडिटर्स मिलेंगे, क्रेडिटर्स है 80,000, तो यहाँ पे लायबिलिटीज का पेमेंट लिख दो 80,000 रुपीज़ क्रेडिटर्स। फिर एक ही लोन, तो एक ही लोन है 20,000, तो एक ही लोन अकाउंट में कॉलम में 20,000 एक ही लोन। और उसके बाद फिर पार्टनर्स की कैपिटल, तो पार्टनर्स की कैपिटल 1,30,000 एंड 90,000, पार्टनर्स की कैपिटल है 1,30,000 और 90,000, ये पार्टनर्स की कैपिटल, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा, दिस इज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब सबसे पहले कैलकुलेशन स्टार्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जैसे जैसे हमें इंस्टॉलमेंट्स के पैसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे हमको पेमेंट करना स्टार्ट करना है। तो देखो सबसे पहला इंस्टॉलमेंट कब मिला, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला था 15 अप्रैल को ₹60,000 का। तो पहला इंस्टॉलमेंट हम यहाँ पे ओपनिंग कैश तो है नहीं, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग कैश होता तो लिखते और उसमें ऐड करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का था। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट देख लो वापस एक बार, 60,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में, कैश के कॉलम में लिखेंगे 60,000 कैश इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हुआ, ठीक है। अब ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 60 का मिला, तो उसमें सबसे पहले पेमेंट किसका करना होता है, तो सबसे पहले पेमेंट करना होता है डिसोल्यूशन एक्सपेंस का। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस इस क्वेश्चन में नहीं है, अगर होते तो सबसे पहले वो माइनस करते, उसके बाद सिक्योर क्रेडिटर होते तो वो माइनस करते हैं, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते तो वो माइनस करते हैं। ये तीनों में से कुछ भी नहीं है, सीधे कौन है, तो डायरेक्टली क्रेडिटर्स है, अदर क्रेडिटर्स है फोर्थ नंबर वाले, वो है 80,000। तो मेरे पास कैश आया है 60,000 और लायबिलिटी कितनी है क्रेडिटर्स की 80,000। ओके, क्या आप क्रेडिटर्स और एक ही लोन का साथ में पेमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्रेडिटर्स का पेमेंट खत्म होने के बाद फिर लोन का पेमेंट होगा, और लोन का पेमेंट खत्म होने के बाद फिर कैपिटल का पेमेंट होगा। आप सबको इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते या ये रेशियो में डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे पहले जब तक क्रेडिटर्स का फुल पेमेंट नहीं हो जाता तब तक एक ही लोन का पेमेंट नहीं होगा।
क्रेडिटर्स का पेमेंट फुल नहीं हो जाता तब तक एक ही लोन का पेमेंट नहीं होगा, एक ही लोन का पेमेंट नहीं हो जाता तब तक आप कैपिटल का पेमेंट नहीं कर सकते। तो पहले जब तक बैलेंस जीरो नहीं होता प्रायोरिटी वालों का तब तक आगे नहीं जा सकते। तो मेरे पास कैश अवेलेबल है 60,000 और क्रेडिटर्स का जो पेमेंट है वो है 80,000। तो इसमें से माइनस करेंगे क्रेडिटर्स है कितना, तो क्रेडिटर्स है तो 80,000 बट अपने पास कैश कितना है, तो कैश है 60,000। तो 60,000 माइनस कर दिए यहाँ पे एंड फाइनली यहाँ पे 60,000 माइनस कर दिया तो यहाँ पे भी क्रेडिटर्स में से भी 60,000 कैश में से माइनस किया तो क्रेडिटर भी 60,000 से माइनस करेंगे और कैश बैलेंस कितना हो गया ज़ीरो, कैश बैलेंस कितना हो गया ज़ीरो और कैश बैलेंस हो गया ज़ीरो। क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना था, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस था 20,000 और बाकी जो है लाइबिलिटीज़ में ये बाकी लाइबिलिटीज़ तो एज इट इज़ है, उसमें हमने कोई पेमेंट किया नहीं है तो बाकी लाइबिलिटीज़ को एज इट इज़ लिख देंगे। ए का लोन 20,000, बाकी पार्टनर्स कैपिटल 1,00,000, 30,000 एंड 90,000। ठीक है, क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, बाकी सब एज इट इज़। इसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्वेश्चन में चेक करें तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है दैट इज़ 1,46,000। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है 1,46,000। तो यहाँ पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव 1,46,000 ये लिखेंगे। इसमें से माइनस करेंगे, सबसे पहले माइनस किसको करना है, तो क्रेडिटर्स का अभी भी 20,000 का पेमेंट बाकी है, क्रेडिटर्स का पेमेंट 20,000 अभी भी बाकी है। तो सबसे पहले 146 में से क्रेडिटर्स को पे करेंगे, उसके बाद फिर आगे जा सकते हैं। आप सबको एक साथ पे नहीं कर सकते, तो सबसे पहला पेमेंट किसको करेंगे, क्रेडिटर्स को। तो माइनस क्रेडिटर्स, जब तक क्रेडिटर्स जीरो नहीं हो जाते बाकी का पेमेंट आप आगे नहीं जा सकते। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट कितना करेंगे, 20,000 का क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा और क्रेडिटर्स में से भी 20,000 माइनस कर देंगे। सो क्रेडिटर्स का बैलेंस अब जीरो हो गया। अब यहाँ पे अभी भी कैश में 1,46,000 में से 20,000 माइनस हुआ तो अभी भी कैश में पड़ा है 1,26,000। अभी कितना पड़ा है कैश, 1,26,000। और इसमें सेकंड प्रायोरिटी कौन है, तो पार्टनर की लोन है। तो पार्टनर की लोन का पेमेंट आराम से आप 20,000 की पार्टनर की लोन है और कैश पड़ा है 1,26,000। तो 1,26,000 कैश में से पार्टनर की लोन का पेमेंट पूरा आराम से आप कर सकते हैं। तो पार्टनर का लोन का पेमेंट कर लेते हैं, माइनस एज लोन अकाउंट, एज लोन कितना पे करना है 20,000 और इसको पे करना है लोन का पेमेंट। तो यहाँ पे 20,000 पार्टनर का लोन का पेमेंट कर ले। ओके, इसके बाद फाइनली अब जो कैश बचेगा, ये कैश बचा होगा 1,06,000। यहाँ पे कैश बैलेंस कितना बचा 1,06,000। क्रेडिटर्स का बैलेंस जीरो हो गया, पार्टनर का लोन का बैलेंस जीरो हो गया और बाकी लाइबिलिटीज का पेमेंट अभी तक हमने किया नहीं है, अब स्टार्ट करेंगे इसी पॉइंट पे। बट बाकी की लाइबिलिटीज कितनी है, तो बाकी की लाइबिलिटी यहाँ पे 1,00,000, यहाँ पे 30,000 और यहाँ पे 90,000 बराबर। ये पार्टनर की लोन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 1,30,000 एंड 90,000 और कैश कितना पड़ा है, तो कैश पड़ा है 1,06,000। ठीक है, अब इसका पेमेंट करना, कैपिटल का पेमेंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब हमारे पास देखो कैश कितना पड़ा है 1,06,000 और कैपिटल का टोटल करो तो कैपिटल है 1,30,000 और 90,000। कैपिटल का बैलेंस करो टोटल तो आंसर आ रहा है 2,20,000। कैपिटल में बैलेंस कितना है 2,20,000 और कैश में बैलेंस कितना है 1,06,000। क्या पे कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, कैश कम है, कैपिटल का पेमेंट ज़्यादा करना है। तो अब यहाँ से अपना जो मेथड है वो स्टार्ट होगा, जो मेथड हमने बोला था मैक्सिमम लॉस मेथड या सरप्लस कैपिटल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन से मेथड अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम लॉस मेथड। मैंने आपको बोला था कि जो मेथड है मैक्सिमम लॉस मेथड या सरप्लस कैपिटल मेथड, ये दोनों मेथड पार्टनर का जब पेमेंट चालू होगा, पार्टनर्स का जब पेमेंट चालू होगा तब से वो मेथड को अप्लाई करना है। मीनिंग आउटसाइडर्स का पेमेंट करो, क्रेडिटर्स का लोन का पेमेंट करो, तब तक आपको मेथड अप्लाई नहीं करना है। तब तक मेथड आप कोई भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आउटसाइडर्स का पेमेंट करने के लिए मेथड नहीं है, मेथड किसके लिए है, पार्टनर्स का कैपिटल का पेमेंट करने के लिए मेथड है। तो अब यहाँ से पार्टनर का कैपिटल का पेमेंट करना है तो अब हमें मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। कौन सी मेथड, मैक्सिमम लॉस मेथड। और उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे मैक्सिमम लॉस मेथड का, तो आपको जब मैक्सिमम लॉस मेथड अप्लाई करना स्टार्ट करो तो जितनी बार आप पेमेंट कैलकुलेट करो उतनी बार आपको वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। वो वर्किंग नोट में क्या बनाना है, ये स्टेटमेंट अभी कंटिन्यू है। अब ये स्टेटमेंट में आगे अमाउंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो आगे अमाउंट लिखने के लिए हम यहाँ पे वर्किंग नोट्स बनाएंगे। तो वर्किंग नोट्स के अंदर हमको क्या करना है, तो एक एक करके वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1,
वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पे हमें वर्किंग नोट में कैलकुलेट क्या करना है, तो पार्टनर्स का पेमेंट जो है वो पार्टनर को कितना पेमेंट होगा, पेमेंट अमाउंट पेएबल टू पार्टनर हमें फाइंड क्या करना है वर्किंग नोट के अंदर। तो हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट पेएबल टू पार्टनर्स, पार्टनर का पेमेंट कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, अमाउंट पेएबल टू पार्टनर्स। और अमाउंट पेएबल टू पार्टनर्स हमें जो फाइंड करना है ये कौन से मेथड से फाइंड करना है, तो एज पर मैक्सिमम लॉस मेथड। पार्टनर्स का पेमेंट कितना होगा तो ये हमें कैलकुलेट करना है कौन सी मेथड से, तो ये हमें कैलकुलेट करना है एज पर मैक्सिमम लॉस मेथड। ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो 3 पार्टनर्स से अमर, अकबर एंड एंथनी, ये 3 पार्टनर्स से। ओके, अब तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का आउटस्टैंडिंग बैलेंस वो चेक करें। तो कैपिटल अकाउंट का आउटस्टैंडिंग बैलेंस अब 1,30,000 एंड 90,000, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो तीनों का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख लेते हैं, 1,30,000 और तीसरे का था 90,000। कैपिटल अकाउंट का आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिख लेंगे तीनों का, 1,90,000 एंड 30,000 एंड 90,000। अब आपको क्या करना है कैलकुलेशन, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक लॉजिक समझाया था, कैलकुलेशन एक छोटा सा एग्जांपल समझाया था, उसके अंदर जो कैलकुलेशन किया था वो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वन कैपिटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमने ये लिख लिया। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि टोटल जो कैपिटल है वो कितनी है। तो टोटल कैपिटल सबका टोटल करें तो इट कम्स टू 2,20,000। टोटल कैपिटल 1,30,000 प्लस 90,000 कम्स टू 2,20,000। टोटल मिला के तीनों पार्टनर की टोटल कैपिटल इतने 2,20,000। इसमें से माइनस करेंगे कैश अवेलेबल, कैश का सरप्लस। तो कैश का सरप्लस चेक करें तो आगे कैश का सरप्लस कितना था, तो कैश का सरप्लस था 1,06,000। कैश में सरप्लस कितना पड़ा है 1,06,000। तो इसमें से माइनस करेंगे कैश का सरप्लस, टोटल कैपिटल में से क्या माइनस करो, कैश का सरप्लस, तो हमें मिलेगा मैक्सिमम लॉस। अगर 2,20,000, इसका मीनिंग्स में समझा दूँ क्या है, ये क्या किया मैंने, तो ये मैंने कैलकुलेट किया कि 2,20,000 रुपये मेरे को पार्टनर को पेमेंट करना है, पार्टनर्स को टोटल पेमेंट करना है 2,20,000, टोटल कैपिटल का पेमेंट 2,20,000 करना है। अब ये पे करने के लिए मेरे पास कैश कितना है, तो 1,06,000 का कैश पड़ा है। तो 2,20,000 को पे करने के लिए अगर 1,06,000 ही कैश है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 1,14,000 जो है वो क्या है, तो ये पार्टनर को मैक्सिमम लॉस होगा। ये क्या है मैक्सिमम लॉस, क्या है 1,14,000 क्या है मैक्सिमम लॉस। ये किसको होगा, पार्टनर्स को होगा ऐसा हमें लग रहा है। तो ये मैक्सिमम लॉस जो है हमें कैश डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाना है, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप आ जाएगा। हमें ये दिखाना है कि मैक्सिमम लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। तो 1,14,000 का मैक्सिमम लॉस हुआ। अब क्वेश्चन में चेक करें कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे आपको दिया था 5:3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। तो ये मैक्सिमम लॉस जो आया था, इसको मैक्सिमम लॉस को हम यहाँ पे 5:3:2 में डिवाइड कर दें तो 532 मीनिंग टोटल 10 इंटू 5 57,000। मैक्सिमम लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करूँ, मैं कैश का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं डिस्ट्रीब्यूशन किसका कर रहा हूँ, मैक्सिमम लॉस का। 5 3 इज 3 4 200 और 2 दैट इज 22800 22800। ये मैक्सिमम लॉस का हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, मैक्सिमम लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस 1,00,000 माइनस 57,000, आंसर कम्स टू 43,000, आंसर 43,000 एंड 30,000 माइनस 34200, आंसर कम्स टू 4200, नेगेटिव आंसर 4200 नेगेटिव आंसर एंड 90,000 माइनस 22800 कम्स टू 67,200। ये अपना आंसर आया, ये समझ आया आपको। ओके, ये जो आंसर आया था दिस इज अमाउंट पेएबल टू पार्टनर, ये जो आंसर आया दिस इज अमाउंट पेएबल टू पार्टनर। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि एक जन का आंसर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव को ये मैक्सिमम लॉस मेथड ऐसा अज्यूम करती है कि किसी का आंसर नेगेटिव आता है, इसका मीनिंग ये हुआ, ऐसा अज्यूम करता है मेथड, ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कि पार्टनर इंसॉल्वेंट ना हो, ये मेथड ऐसा अज्यूम करता है कि जिसका आंसर नेगेटिव आया इसको ऐसा मान लेंगे कि वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, ऐसा मान लेना है।
हुआ नहीं है, ऐसा हो सकता है कि पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ। ये मेथड ऐसा अज्यूम करता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम लॉस करने से अगर किसी का नेगेटिव आंसर आता है तो नेगेटिव आंसर को ऐसा हम मान लेंगे कि पार्टनर इंसॉल्वेंट है। प्रैक्टिकली हो सकता है कि इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, पर मैक्सिमम लॉस मेथड जो है वो कैलकुलेशन पर्पस के लिए ऐसा अज्यूम करता है कि अगर किसी का आंसर नेगेटिव आता है तो उसका मीनिंग ये हुआ कि वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है। और इंसॉल्वेंट जब पार्टनर हो चुका है वो सिचुएशन में आपको याद होगा तो इंसॉल्वेंसी का लॉस जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स उनके कैपिटल रेशियो में डिवाइड करेंगे। गार्नर वर्सेस मरे का रूल अप्लाई होगा। तो गार्नर वर्सेस मरे का रूल अप्लाई करें तो यहाँ पे जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका कैपिटल लॉस जो है वो कौन बेयर करता है, तो सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर कैपिटल रेशियो। कौन सा रूल अप्लाई किया यहाँ पे, गार्नर वर्सेस मरे, जो आगे हमने समझा था वही रूल यहाँ पे अप्लाई किया कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो इंसॉल्वेंट पार्टनर की कैपिटल डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग इन देयर कैपिटल रेशियो, नॉट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन द कैपिटल रेशियो। जब हमने मैक्सिमम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे बराबर ध्यान देना, मैक्सिमम लॉस को जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैक्सिमम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अप्लाई करेंगे। बट अगर कोई पार्टनर का नेगेटिव आंसर आता है तो उसको मान लेंगे कि वो इंसॉल्वेंट है, अज्यूम करना है कि वो इंसॉल्वेंट है, और इंसॉल्वेंसी में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का जो लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो इनका कैपिटल रेशियो अकबर का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो उसको मान ले कि वो इंसॉल्वेंट है, ऐसा अज्यूम करें। तो इसका जो लॉस है 4200 वो कौन बेयर करेगा, बाकी दो पार्टनर मीनिंग कौन, अमर और एंथोनी, ये दोनों बेयर करेंगे इन देयर कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो निकाले तो कैपिटल रेशियो यहाँ पे 1 लाख और 90,000 की कैपिटल है। कैपिटल कितनी है, 1 लाख और 90,000। तो इसमें से कैपिटल रेशियो निकाले तो 10:9 आएगा, 10:9 रेशियो। तो ये 4200 का जो आंसर था, ये 4200 जो नेगेटिव आंसर था इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनफैक्ट ये 4200 का जो आंसर था उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन अदर टू पार्टनर्स, इसको 0 कर देंगे और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाकी दो पार्टनर्स के बीच में इंटू 10 डिवाइड बाय 19 इंटू 10 2210 एंड 1989 ये बाकी दोनों पार्टनर्स के बीच में इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और रीडिस्ट्रीब्यूशन कौन से रेशियो में करना है, इन द कैपिटल रेशियो। और कैपिटल रेशियो कौन सा था, तो कैपिटल रेशियो हमने फाइंड किया था 10:9। ये कौन से रेशियो में डिवाइड किया था, तो रेशियो वाज 10:9। 10:9 कहाँ से लाए थे, तो अमर और एंथोनी की कैपिटल दैट इज 1,90,000 बराबर 4 0 निकाल दो दोनों में से, तो 10:9 रेशियो आएगा। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब डिफरेंस 43,000 माइनस 2210 करो तो बैलेंस कम्स टू 40,790 and 67200 minus 1989 comes to 65211. 40790 and 65211, this is the final ये जो आंसर आया था this is your final distribution to partners। ये जो आंसर आया दिस इज फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स 40790 एंड 65211। ये अमाउंट का खाली टोटल करो ना, 40790 प्लस 65211, तो इसका टोटल आएगा 1,06,000। ये दोनों का अमाउंट का टोटल क्या आएगा 1,06,000। या फिर इसको 1 रुपया ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे आप 1 रुपया कम कर सकते हैं, 1989 जो है इसकी जगह 1990 कर दे, 1 रुपया कम कर दे, तो 67200 माइनस 1990 कम्स टू 65210, 211 की जगह 10 कर लेते हैं, ठीक है। सो राउंड ऑफ आंसर आ जाएगा 40790 प्लस 65210 कम्स टू 1,06,000 एग्जैक्ट। और आप चेक करो आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट में कैश कितना अवेलेबल था, तो यहाँ पे अपने पास कैश अवेलेबल था 1,06,000 का, और 1,06,000 हमें किसको देना है, पार्टनर को देना है। किसको देना है 1,06,000 किसको देना है, पार्टनर को देना है। पार्टनर को कैसे देना है तो हमें पता नहीं था कि पार्टनर्स को कैसे देना है, तो उसके लिए हमने पार्टनर्स को अमाउंट कैसे देनी है, तो उसके लिए हमने ये पूरा वर्किंग नोट बनाया कि पार्टनर्स को ये अमाउंट कैसे पे करेंगे। तो हमें फाइनली आंसर मिला कि अमर को कितना मिलेगा 40790 और एंथनी को कितना मिलेगा 65210, और अकबर को कोई अमाउंट कैश में से पे नहीं होगी। दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, दिस इज आंसर का ही पार्ट है। इट्स अ वर्किंग नोट, आपको कैलकुलेट करना है कंपलसरी, ठीक है। ये वर्किंग नोट के अंदर आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टेटमेंट में दिखाने की जरूरत नहीं है, सो दैट स्टेटमेंट आपका क्लीन रहे और समझ में ऐसा आपका स्टेटमेंट बने, सो दैट वर्किंग नोट को अलग ही रखेंगे। ये वर्किंग नोट आप स्टेटमेंट के अंदर भी बना सकते थे,
बट अलग रख के वो बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन किया आपने फर्स्ट वर्किंग नोट। ऐसे वर्किंग नोट 2-3 बार भी बन सकते हैं क्वेश्चन में, ये वर्किंग नोट इस क्वेश्चन में भी आएगी आगे, एक बार और भी वर्किंग नोट बनेगी, बट ये क्वेश्चन में हो सकता है कि वर्किंग नोट से ये जो वर्किंग नोट है 2-3 बार 4 बार भी बने, ठीक है। सो एवरी टाइम जितनी बार इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा और पार्टनर्स का पेमेंट करते रहेंगे तब तक इतनी बार ये वर्किंग नोट बनती रहेगी, और हमेशा ये सेम कैलकुलेशन आपको करना है। एक बार वापस से वर्किंग नोट में मैंने क्या लिखा, तो यहाँ पे जहाँ से मैंने क्रेडिट आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था 1,30,000 90,000, ये कैपिटल का बैलेंस मैंने यहाँ पे लिखा 1,30,000 90,000, ये कैपिटल का बैलेंस लिखा 1,30,000 90,000, ठीक है। फिर क्या किया, तो कैपिटल का 130 एंड 90 का टोटल किया, इट कम्स टू 220। 220 में से मेरे पास कैश अवेलेबल कितना है पेमेंट करने के लिए, 220 की कैपिटल है, अगर उसको मैं पे करूँ तो मेरे पास कैश कितना है 1,06,000। अगर 220 की कैपिटल को 1,06,000 कैश पे करूँ तो मुझे मैक्सिमम लॉस कितना होगा 1,14,000। ये 1,14,000 का लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कौन से रेशियो में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो गया 57,000 34200 22,800। इसके बाद डिफरेंस आया 43,000 नेगेटिव 4200 और 6200। नेगेटिव आंसर आया तो उसका जो आंसर है उसको बाकी दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द कैपिटल रेशियो। यहाँ पे कैपिटल रेशियो लेना है और मैक्सिमम लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे कैपिटल रेशियो डिवाइड कर दे, कैपिटल रेशियो फर्स्ट एंड थर्ड पार्टनर की कैपिटल रेशियो है 10:9 1,90,000 एंड उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, माइनस किया आंसर, एंड फाइनली अमर को कितना कैश मिलेगा 40790 और एंथनी को कितना मिलेगा 65,210। ये अमर और एंथनी को जो मिलेगा उसको हम अब स्टेटमेंट के अंदर ऊपर जो स्टेटमेंट बनाया था उसके अंदर इसको शो करें। यहाँ पे अब ये स्टेटमेंट के अंदर आगे लिखेंगे माइनस पेमेंट ऑफ कैपिटल एज पर दी वर्किंग नोट 1, और उसमें अमर का पेमेंट कितना है, तो अमर का पेमेंट था 40790। अमर का पेमेंट कितना था 40790, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 40790 और लास्ट जो पार्टनर था उसका बैलेंस था 65,210, उसका पेमेंट था 65,210, तो यहाँ से माइनस करेंगे 65,210 और बीच जो सेकंड पार्टनर था उसका कोई पेमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ तक का अब फाइनल टोटल करें, आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकाले, टोटल मीनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस यहाँ पे 1 लाख में से 40790 का पेमेंट हो गया तो बैलेंस आएगा 59,210। इसका बैलेंस पूरा 30,000 आउटस्टैंडिंग है अभी भी, और थर्ड का 90,000 माइनस 65,210 इट कम्स टू 24,790 का ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस हुआ। ये जो आंसर आया यू कैन से दिस इज आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस। ये जो आंसर आया इतने पैसे पार्टनर्स को अभी भी कैपिटल के देने बाकी है, ओके। यहाँ पे हमें 2 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया, 2 इंस्टॉलमेंट्स हमें रिसीव हुए थे उसका पेमेंट हो गया। इसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट मिला था, वो थर्ड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी 94,000। ये क्वेश्चन के अंदर देखे तो थर्ड इंस्टॉलमेंट मिला था 94,000 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेटमेंट के अंदर ही यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट रिसीव हुआ था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट, और वैल्यू थी वापस एक बार थर्ड इंस्टॉलमेंट की वैल्यू अमाउंट वाज 94,000। सो यहाँ पे अमाउंट शो कर दे, इट कम्स टू 94,000 का इंस्टॉलमेंट है। अब ये 94,000 का कैश है और कैपिटल का टोटल करें तो कैपिटल का टोटल 59,210 प्लस 30,000 प्लस 24,790 कम्स टू 1,14,000। इसका मीनिंग कैपिटल अभी कितना पे करना है 1,14,000 का कैपिटल पे करना है और सामने कैश कितना पड़ा है ओनली 94,000। तो 1,14,000 पे करने के लिए 94,000 का कैश ऑब्वियसली कम पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि कितने कौन से पार्टनर को कितना कैश मिलेगा, और ऑब्वियसली डेफिशिएंसी है, कैश कम है, तो कौन से पार्टनर को कितना कैश जाएगा वो कैलकुलेट करने के लिए हम कौन से मेथड करें सर, मैक्सिमम लॉस मेथड। तो जैसे ये एक वर्किंग नोट बनाया था वही फर्स्ट वर्किंग नोट, सेम वे वापस एक बार हम क्या करेंगे सेम वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2। अमाउंट चेंज होगा ऑब्वियसली बट ये सेम वर्किंग नोट वापस एक बार बनाना पड़ेगा। और वर्किंग नोट के अंदर कैलकुलेशन कौन कौन से करेंगे, तो ऊपर जो किए थे वही सेम कैलकुलेशन एक और बार आपको करना है। ओके यहाँ पे नाम लिख देते पार्टनर्स के, ए
मीनिंग सॉरी, अमर, अकबर एंड एंथनी। ओके, ये 3 पार्टनर्स है। अब सबसे पहले इनका आउटस्टैंडिंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस लिखे। तो आउटस्टैंडिंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस कौन सा लिखेंगे, तो अभी जो लेटेस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ये लिखना है, पुराने वाला नहीं। जो यहाँ पे लिखा था 1,30,000 एंड 90,000, ये वाला नहीं। ये बैलेंस कहाँ से लिखेंगे, तो ये बैलेंस यहाँ से लिखेंगे जो अभी फाइंड किया था, 2959210 फर्स्ट का था, अमर का 59210। सेकंड में कोई चेंज नहीं था, 30,000 का 30,000 सेम था। और थर्ड का बैलेंस था 24790, 24790। ओके, और ये तीनों का टोटल करें तो तीनों का टोटल हो रहा है 1,14,000। ठीक है, अब ये टोटल कैपिटल सेम वे वर्किंग नोट के अंदर आपको कैलकुलेट करना है कि भाई टोटल कैपिटल कितनी। तो टोटल कैपिटल है 1,14,000, टोटल कैपिटल है 1,14,000। इसमें से कैश बैलेंस, कैश का सरप्लस कितना है, तो कैश का सरप्लस माइनस करें तो अपने पास कैश का सरप्लस पड़ा था 94,000 का, थर्ड इंस्टॉलमेंट जो मिला था वो 94,000 का मेरे पास अब कैश का सरप्लस है। तो 1,14,000 की कैपिटल पे करनी बाकी है, उसमें से 94,000 का कैश पड़ा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 20,000 रुपीज़ कम है कैश, और ये 20,000 जो कैपिटल कैश कम है कैपिटल पे करने के लिए, ये 20,000 को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम लॉस। और ये मैक्सिमम लॉस जो है उसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 5:3:2। तो 20,000 को 5:3:2 में डिवाइड कर दे तो पहला आंसर आएगा 10,000, 10,000, सेकेंड का 6,000 एंड थर्ड 4,000। ओके, और ये मैक्सिमम लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, कैश डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हमने, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, मैक्सिमम लॉस। माइनस करें तो आंसर कम्स टू 49210, 49210। फिर 24,000 एंड 20,790 बराबर। ये जो आंसर आया, ये आंसर को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। इतना जो आंसर आया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, और कैश डिस्ट्रीब्यूशन, इतना पार्टनर्स को कैश मिलेगा। और ये जो आंसर आया किसी का नेगेटिव नहीं है। जैसे ऊपर एक आंसर नेगेटिव आया था तो रिडिस्ट्रीब्यूशन किया था कैपिटल रेशियो में, ऐसे यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस होता तो कैपिटल रेशियो में रिडिस्ट्रीब्यूशन करते, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो फाइनल ये तीनों अमाउंट का टोटल करो, 49210 प्लस 24,000 प्लस 49210, 49210 प्लस 24,000 प्लस 20,790 कम्स टू 94,000। और फाइनली हमारे पास याद करो कैश कितना था, तो कैश का बैलेंस कितना था 94,000। और 94,000 का पेमेंट कैसे करेंगे, तो पेमेंट करने का हमें तरीका मिल गया, कैसे पेमेंट करना है, कैसे कितनी अमाउंट पे करनी है, तो हमने वो फाइंड कर लिया। 49210 फर्स्ट पे करेंगे यहाँ से, माइनस पेमेंट ऑफ कैपिटल, माइनस करें थर्ड इंस्टॉलमेंट, माइनस पेमेंट ऑफ कैपिटल, और तो कोई लायबिलिटी है नहीं, सो सीधा कैपिटल का पेमेंट करना है। पेमेंट ऑफ कैपिटल एज पर दी वर्किंग नोट 2, एज पर दी वर्किंग नोट 2 94,000 का पेमेंट करना है। तो माइनस यहाँ से 94,000, कैश में से माइनस कर दे 94,000, कैश जीरो हो जाएगा। बाकी की लायबिलिटी आउटसाइड तो कोई है नहीं। ओके, अब पार्टनर्स का पेमेंट कितना करना है, तो 49210 फर्स्ट का पेमेंट करना है, फर्स्ट पार्टनर का पेमेंट है 49210। उसके बाद 24,000 सेकेंड का पेमेंट है 24,000, और थर्ड का पेमेंट है 20,790। थर्ड का पेमेंट कितना है 20,790। ओके, एंड फाइनली ये बैलेंस में से माइनस करें 59210 माइनस 49210 कम्स टू 10,000, यहाँ पे 6,000, और 20,24,790 माइनस 20,790 कम्स टू 4,000। ओके, ये जो आंसर आया दिस इज कॉल्ड योर डेफिशिएंसी, यू कैन से डेफिशिएंसी बोल सकते हैं, लॉस टू पार्टनर्स बोल सकते हैं,
दिस इज अ फाइनल आंसर। इसका टोटल करें 10,000, 6,000 एंड 4,000 तो कितना होगा 20,000। ओके 20,000 क्यों हुआ, तो हमारे पास टोटल कैपिटल लास्ट में बचा कितना था, यहाँ पे ये वाला वर्किंग नोट देखे तो ये वाले वर्किंग नोट में देखो यहाँ पे कैपिटल कितना था 1,14,000, कैश कितना था 94,000, तो लॉस कितना होगा 20,000। तो फाइनली जो अपना आंसर आया था वो आंसर का टोटल 10,000, 6,000, 4,000 टोटल कितना हो रहा है 20,000। वो 20,000 अपने मैक्सिमम लॉस की जो अमाउंट थी यहाँ पे, मैक्सिमम लॉस कितना होगा 20,000। ये मैक्सिमम लॉस की अमाउंट जो लास्ट टेबल की अमाउंट होगी मैक्सिमम लॉस की, उसके साथ अपना आंसर टैली होना चाहिए। ठीक है, समझ आया आपको। लास्ट वर्किंग नोट का जो मैक्सिमम लॉस है उसके साथ अपना क्लोजिंग आंसर जो है वो टैली होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड योर डेफिशिएंसी। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। ओके इसके अंदर दो चीज़ें क्वेश्चन में पूछी है, कैश अकाउंट पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कैलकुलेशन आपको करके दे दूंगा। कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा उसका, कैश और कैपिटल अकाउंट। मेन ये है आपको एग्जाम के अंदर ये चीज़ पूछते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट शोइंग डेफिशिएंसी, और यू कैन से स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम सरप्लस, मैक्सिमम लॉस मेथड या सरप्लस कैपिटल मेथड। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। और आज मैं ये जो सॉल्यूशन है उसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, कल का और आज का सारा सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, मोर ऑप्शन में जाके अटैचमेंट में से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.